Hey guys, today we discuss about the topic universal testing machine and relation between true strain and engineering strain and true stress and engineering stress। तो दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन और ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एंड स्ट्रेन आल्सो। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो होती है हम इसे प्यार से यूटीएम भी कह देते हैं। इसमें जो हम लोड लगाते हैं वो ग्रेजुअल लोड लगाते हैं, मतलब धीरे धीरे स्लोली मतलब ज़ीरो से शुरू होगा और मैक्स तक जाता है, मैक्सिमम। ठीक है, इसमें जो हम टेस्ट करते हैं वो टेंसाइल, शीयर, कंप्रेशन, ठीक है, और काफ़ी सारे टेस्ट कर सकते हैं इसमें, लेकिन जो मैंने मेजर थे वो लिख दिए यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता कैसे है टेस्ट, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या होता है इसमें कि जैसे कि इस तरीके से हम एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, ठीक है, टेंसाइल टेस्ट करते हैं बार के ऊपर। ये जो होती हैं फ्रेंड्स, ये ग्रिप्स होती हैं। क्या होती हैं? आपकी ग्रिप्स होती हैं। देखो ऐसा होता है कि जब हम टेस्ट करते हैं ना मशीन में, तो ये जो पार्ट होता है ना, कुछ अंदर चला जाता है मशीन के अंदर ही, तो सिर्फ इतना पार्ट रह जाता है। इनको मैं ए और बी कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये जो पार्ट होता है ना फ्रेंड्स, ये वाला, ये जो लेंथ होती है, इसी को हम गेज लेंथ कह देते हैं। बाकी का जो पार्ट होता है वो अंदर चला जाता है। ठीक है, और ये जो हो गया, ये इसका डायमीटर हो गया, डी नॉट, ओरिजिनल डायमीटर। डी नॉट मीन्स ओरिजिनल डायमीटर। तो फ्रेंड्स, इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है कि जो गेज लेंथ होती है वो इक्वल टू होती है 5.65, ठीक है, रूट ए नॉट के। ठीक है, और जब आप इसको, ये तो एरिया की रेस्पेक्ट में है, ठीक है, और आप एरिया जानते हैं π/4 डी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो निकल के आती है डायमीटर की रेस्पेक्ट में, वो 5 टाइम्स ऑफ डी नॉट होती है गेज लेंथ। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी इसको याद रख सकते हैं। ओके, चलिए, नाउ वी डिस्कस अबाउट द, ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, देखो इंजीनियरिंग स्ट्रेस में क्या होता है कि ये वो तुम्हारी सिंपल स्ट्रेस ही होती है, P/A। ठीक है, अब इसकी मैं यहाँ से, और हम पढ़ते हैं ट्रू स्ट्रेस। देखो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो नाम में ही रखे होते हैं। यहाँ पे ट्रू, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होती है ना, यहाँ पे जो एरिया होता है वो ट्रू होता है, मतलब एक्चुअल एरिया होता है। ये भी मैं आगे समझाऊंगा और डीपली। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा रिव्यू ले लीजिए। उसके बाद इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, ये ईटी हो गई आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, ये हो गई आपकी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, वही सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपकी ट्रू स्ट्रेन होती है ईटी, ये होती है फ्रेंड्स आपकी चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ओके, इसको हम समझेंगे भी डीपली कैसे है। ठीक है, मैंने दोनों को यहाँ पे डिफरेंस करके समझा दिया। ये आपकी ट्रू स्ट्रेन है, ये जो लेंथ है ये ओरिजिनल है। ठीक है, एक्चुअल और ओरिजिनल का यहाँ पे खेल है जो भी है। ठीक है, अभी हम समझेंगे इसे।
नाउ वी डिस्कस अबाउट द ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये तब फॉलो कब कब होगा, तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ठीक है, मटेरियल आपका होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। सेकंड जो है वो है आपका मटेरियल इज लीनियरली इलास्टिक। ठीक है, एंड फ्रेंड थर्ड्स वन है स्ट्रेस is directly proportional to strain within elastic limit। तो मैंने फ्रेंड्स आपसे ये कहा कि ये तीनों चीज़ होने चाहिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। तो लेकिन ये बताती क्या है, ये जो तीनों चीज़ हैं ये हमें हुक्स लॉ बताती हैं कि अगर कोई मटेरियल में तीनों कंडीशन है, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक जानते ही हो, मटेरियल लीनियरली इलास्टिक अभी आगे समझाऊंगा, और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, तभी जो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर हुक्स लॉ हमारा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हुक्स लॉ आई होप समझ में आ गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ठीक है एक कर्व बना लिया। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। ओके, सबसे पहले क्या करा था कि मटेरियल होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक होनी चाहिए। मटेरियल का मतलब है जिस बॉडी का टेस्ट कर रहे हो उसके अंदर। उसके बाद लीनियरली इलास्टिक होनी चाहिए, मतलब सीधी होनी चाहिए ऐसे। और स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्ट्रेन के विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। चलिए अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ कि ये जो रीजन है ओ ए, ठीक है, तो पहले हम इलास्टिक रीजन लिख लेता हूँ यहाँ पर। इसमें 2 रीजन आएंगे, ओ ए, ठीक है, एंड ए बी। दोनों के दोनों इलास्टिक हैं। इलास्टिक होता क्या है पहले कि अगर आप इस इतने रीजन तक, मतलब इतने इलाके तक अगर बॉडी पे लोड लगाएंगे और उसके बाद अगर आपने लोड को रिमूव कर दिया तो जो बॉडी है वो अपनी यहीं आ जाएगी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पर। ठीक है, तो ये जो रीजन होगा ये होगा आपका इलास्टिक रीजन। ठीक है, अब ये जो ओ ए है ये एकदम स्ट्रेट है। कैसा है? स्ट्रेट। ठीक है, और ये जो ए बी है ये स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो ओ ए जो है वो लीनियरली इलास्टिक है। ठीक है, और ए बी जो है वो
नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर इलास्टिक रीजन। इलास्टिक तो है लेकिन लीनियर नहीं है। मतलब इस इलाके में अगर हम लोड लगाते हैं तो लोड रिमूव करने का ओरिजिनल पोजीशन में तो आ जाएगा, लेकिन ये लीनियर नहीं है, ठीक है, कर्व है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड कि इलास्टिक लिमिट के बाद ही यहाँ पे यील्डिंग शुरू हो जाती है इस पॉइंट पर। इसको मैंने सी कह दिया और इसको मैंने डी कह दिया। तो यील्डिंग क्या होती है फ्रेंड्स? यील्डिंग होती है मटेरियल फाइबर्स आर ब्रेक। ऐसे फ्रेंड ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पर मैंने लोड लगाया तो ये जो मटेरियल है इसके फाइबर टूटने लग जाएंगे, इसको हम यील्डिंग कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है सी, इसको हमने अपर यील्ड पॉइंट कह दिया, ठीक है। और इसके बाद ये जो डी है इसको हमने लोअर यील्ड पॉइंट कह दिया, ठीक है। ये जो सी था इसको मैंने अपर यील्ड पॉइंट कह दिया और ये जो डी था इसको मैंने लोअर यील्ड पॉइंट कह दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये सी से डी एकदम नीचे क्यों आ रही है इस तरीके से? ऐसा होता है कि ये माइल्ड स्टील का डायग्राम है, तो माइल्ड स्टील कार्बन से बनी होती है और आपको यही पता होगा कार्बन एलॉय होती हैं। तो एज अ इंजीनियर मैं इतनी डीप केमिस्ट्री में नहीं जाऊँगा। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के रिएक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसको हम क्वार्टरल इफेक्ट कहते हैं, जिसको मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। एलॉय होती हैं अलग अलग, इसलिए ये सडनली फॉल कर जाता है, तो हम ये क्वार्टरल इफेक्ट की वजह से होता है, ये आप याद रखिएगा, क्वार्टरल इफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रेस मिलती, फिर ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, इलास्टिक लिमिट के बाद ये जो इलास्टिक रीजन है ना, यहाँ बी पॉइंट तक, और ये जो फ्रेंड्स ओ से लेकर पूरा बी तक, ये यहाँ तक इलास्टिक लिमिट है। क्या है? इलास्टिक लिमिट। देखो उसके बाद क्या होता है कि फिर प्लास्टिसिटी स्टार्ट हो जाती है। प्लास्टिसिटी क्या होती है? मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब कि कोई बॉडी है उस पर आपने लोड लगा दिया, फिर लोड हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लेगी, फिर वो उस जगह नहीं लौट के आएगी, ठीक है। वो जैसे कि मान लीजिए ये बॉडी थी, इस पर मैंने लोड लगा दिया, फिर अब इसकी जो ओरिजिनल वो थी शेप, वो चेंज हो जाएगी, अब ये ऐसी हो जाएगी, हो ही नहीं होगी, कभी ऐसी नहीं होगी। लेकिन अगर इलास्टिक में रहेगी तो फिर ये लौटने की कोशिश करेगी, हम इसे कहते हैं इलास्टिक रीजन। ओके, चलिए, तो अब ये जो स्ट्रेस मिलता है ना, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ये कांस्टेंट रहता है यहाँ तक, ठीक है, प्लास्टिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये जो है यहाँ तक कांस्टेंट स्ट्रेस है, क्या है? कांस्टेंट स्ट्रेस, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही है ये। लेकिन अब आगे देखिए आप, अब देखिए ये जो रीजन है यहाँ से ई, इसको मैंने कह दिया जी, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ कि ये जो ई से लेके जी तक है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या कहते हैं? स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। अब ये स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है? ये होता है फ्रेंड्स रीओरिएंटेशन ऑफ एटम। अब आप कहोगे कि रीओरिएंटेशन ऑफ एटम क्या होता है? देखो ऐसा होता है कि अब इसमें क्या है कि मटेरियल अब अपनी जो है साइज़ चेंज करने लगा इलास्टिक लिमिट के बाद, ठीक है। इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो स्ट्रेन हार्डनिंग में का मतलब है जो उस मटेरियल के जो एटम होते हैं वो इकट्ठे होने लगते हैं। तो तुम्हें पता है स्ट्रेंथ इन यूनिटी, ठीक है। अगर कोई चीज़ इकट्ठी होगी तो उसमें जान आएगी। तो अब क्या है कि मटेरियल जो है वो पूरी जान लगा देता है अपने को फेलियर से बचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मटेरियल जान लगा देता है।
और इसके बाद जो है ये अल्टीमेट स्ट्रेस मिलेगी आपको, मतलब यहाँ तक सबसे ज़्यादा तो मैं फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद यहाँ तक मटेरियल पूरी जान लगाता है, कोशिश करता है अपने को बचाने के लिए। तो यहाँ पे रीओरिएंटेशन होता है एटम की, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है मटेरियल को पॉइंट फेलियर उसका रप्चर कराने के लिए। आ गई बात समझ में? खैर ठीक है, इसलिए मैंने इसको कह दिया रीओरिएंटेशन ऑफ एटम, ठीक है। रीओरिएंटेशन ऑफ एटम के बाद क्या हुआ कि जैसे कि ये बॉडी है कोई, इस पर मैंने लोड लगाया, ठीक है, फिर ये जो है ऐसा, ठीक है, उसके बाद इसमें इस तरीके से ये नेकिंग हो जाती है, या फिर आप इसको ये इस तरीके से और अच्छे तरीके से समझ लीजिए ऐसा, ठीक है। देखो ये जो इलाका है छोटा पड़ गया, नेकिंग हो गई। नेकिंग का मतलब आप ये समझ सकते हो अपनी गर्दन की तरह, नेक, ठीक है। मैंने बताया नाम में कॉन्सेप्ट होते हैं कि हमारा देखो, हमारे जो नेक से ऊपर वाला पार्ट है उसका भी एरिया बड़ा है, और नेक से जो नीचे वाला पार्ट है उसका भी एरिया बड़ा है, और नेक हमारी कमज़ोर है, ठीक है, गर्दन हमारी कमज़ोर है ना, तो ये वाला। तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद हमारी बॉडी में नेकिंग आ जाती है, नेकिंग, ठीक है। उसके बाद फिर ये 45 डिग्री पे होती है, क्या होती है 45 डिग्री पे। उसके बाद फ्रैक्चर होता है, कप कोन फ्रैक्चर, समझाऊंगा मैं आपको। फिर मटेरियल फिर धीरे धीरे ये पूरा टूट ही जाता है, ठीक है, फिर ये पूरा टूट जाता है इस तरीके से, और ये बनता है कप कोन फ्रैक्चर, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा अभी और डीपली, है ना। चलिए, फिर यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया, यहाँ पे बॉडी फेल हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब ये जो डी पॉइंट है ना, लोअर यील्ड पॉइंट, इसकी रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेस मिलती है मुझे, उसको हम यील्ड स्ट्रेस कह देते हैं, सिग्मा वाई, ठीक है। तो आपके आई होप समझ में आ गया हुआ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द अनदर टॉपिक। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, ठीक है, इसमें जो है ये लीनियरली इलास्टिक रीजन है, इसमें स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊँ तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, ई, इसको हम कहते हैं यंग मॉडुलस। क्या कहते हैं? यंग मॉडुलस। और ये बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, ठीक है। स्ट्रेन की तो यूनिट लेस होती है, इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वो यंग मॉडुलस की होती है, ठीक है। तो ठीक है, ये मतलब स्लोप होता है, क्या होता है? स्लोप होता है ये, ठीक है। अब जैसे कि जितना ज़्यादा आपका ई होगा बॉडी का, इसका θ1 है एंगल, इसका θ2 है और इसका θ3 है। तो जितना ज़्यादा थीटा होगा, मतलब जितना ज़्यादा एंगल होगा, उतना ही ज़्यादा बॉडी का ई होगा, मतलब यंग मॉडुलस। अब बहुत से लोग कह देते हैं कि जो ई होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ये कोई सही डेफिनेशन नहीं है। मैं आपको लिखवाता हूँ एज अ इंटरव्यू पॉइंट कि ई है क्या। ई जो है वो डिनोट करता है, डिनोट द स्टिफनेस। क्या करता है फ्रेंड? स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल अंडर एक्सियल लोडिंग, एक्सियल लोडिंग, ठीक है। अभी आपके समझ में नहीं आई होगी, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या था। अब यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है ई से। अब हम सब जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस भी सबको पता होगा पी अपॉन ए, ई भी पता होगा डेल अपॉन एल, ठीक है।
अब देखो इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, ये हो जाएगा P अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल एल। अब देखो ये डेल एल डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में ई को धर लिया है, डेल एल को धर लिया, तो ये नया फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन लेंथ का पी एल अपॉन ई। अब यंग मॉड्यूलस की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रहती है, लेकिन आप खाली अभी माइल्ड स्टील के लिए याद कर लीजिए 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। ओके, चलिए अब देखिए मैंने इस डेफिनेशन का मतलब समझाता हूँ। एक बार मैंने ले लिया स्टील और सेकंड केस में मैंने ले लिया रबर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए स्टील में जो डिफॉर्मेशन है वो कम होगा और रबर में जो डिफॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगा। ऐसा देखते हैं, चलिए क्या होता है ऐसा। क्योंकि जो इसका जो ई है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और इसका जो ई है रबर का वो बहुत कम होता है। तो जिस बॉडी का ई ज़्यादा होगा उसमें डिफॉर्मेशन भी और उसमें लोड भी लग रहा है, ये पी एक्सियल लोडिंग हो रही है। एक्सियल लोडिंग सब जानते हैं बिल्कुल सीजी से, ठीक है, पहले बता चुका हूँ। अगर किसी बॉडी का ई ज़्यादा हुआ तो उसमें डिफ्लेक्शन कम होगा और उस बॉडी की स्टिफनेस भी कम होगी। अगर अगर किसी बॉडी का ई कम होगा तो उसमें स्टिफनेस, ठीक है, तो उस बॉडी में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, और उस बॉडी की जो स्टिफनेस है वो कम होगी। सॉरी, यहाँ पे स्टिफनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं कि हुआ क्या। देखो इस बॉडी का ई बहुत ज़्यादा है, ई बहुत ज़्यादा है, तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि डेल एल मतलब डिफ्लेक्शन, ठीक है, पी एल अपॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका ई बहुत ज़्यादा है और डिफ्लेक्शन कम होगा, तो जिन बॉडी का ई ज़्यादा होता है उनमें डिफ्लेक्शन कम होता है। अब बात रही स्टिफनेस की, स्टिफनेस यहाँ से समझ लो। स्टिफनेस क्या होती है? लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। अब देखो इसमें डिफ्लेक्शन कम है, इसका मतलब ये बॉडी ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा सख्त है, ज़्यादा सख्त है, क्योंकि स्टिफनेस जो है रिजिडिटी को शो करती है। यहाँ पे इसी तरीके से ये है, देखो इसका ई कम है तो इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा और ये कम सख्त है, ठीक है, स्टिफनेस इसमें कम है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। देखो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे ट्रू स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। ऐसा होता है कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे कि मैंने कोई बॉडी बना ली है, ये स्ट्रेस है फ्रेंड्स, ये स्ट्रेन है, ये आपका नॉर्मल डायग्राम है स्ट्रेस स्ट्रेन का, ठीक है। ये आपका ये किस किस की रेस्पेक्ट में बना है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। और ये बना है ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन। देखो ये कब होगा? ये जब आपकी टेंसाइल लोडिंग लग रही होगी, ध्यान रखना, जब आपकी टेंसाइल लोडिंग होगी। अभी मैंने आपको बताया कि जब टेंसाइल लोडिंग होती है तो एक वक्त ऐसा आता है कि बॉडी में नेकिंग हो जाती है, मतलब बॉडी में ये नेकिंग हो जाती है, ठीक है। तो मैं दिख रहा होगा यहाँ पे एरिया बहुत कम हो गया, एरिया बहुत कम हो गया। ट्रू स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन ए एक्चुअल। एरिया कम हो गया तो स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू आएंगी ना वो बहुत बड़ी बड़ी आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी स्ट्रेस की वैल्यू। तो ये ध्यान रखना कि अगर लोड टेंसाइल हो
तो जो ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस होगा वो, जो ट्रू स्ट्रेस और जो तुम्हारा ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन जो होगा वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन से हमेशा ऊपर बनता है, अब बनेगा उनका डायग्राम। इसको हम कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन भी कह सकते हैं, नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन से हमेशा ऊपर होगा। ठीक है, चलो अब इसका मैं सेकंड केस और देखता हूँ।